में आया था कि कभी कभी डैश को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये मुहावरा ना हमने पढ़ा है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने उससे पूछा कि तू क्या लिख के आया है, बोलता भैंस को भी बाप बनाना पड़ता है। सुनो कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, ये हम सब बच्चों के लिए है जो मतलब जो चाहते हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए। तो ये रहा अचार हमारी वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है संडे का दिन एंड संडे को कुछ खास करने को होता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं व्लॉग भी नहीं करती क्योंकि ये डेली व्लॉगिंग नहीं है। मतलब मेरा मोटिव कुछ और है इस व्लॉग को मतलब बनाने का एंड ऑल। तो आज कुछ ऐसा है कि कल पापा लेके आए थे कड़म। इफ़ यू नो डोगरे अगर देख रहे हैं इसको तो पता ही है सबको कि कड़म होता क्या है। इतना कड़म लेके आ गए कि मैंने मम्मी को, मम्मा इसका क्या करना है? मम्मी कहती है अचार डाल लो। लिटरली उनके शब्द थे कि अचार डाल लो। तो भाई हाँ सही में अब हम कड़म का अचार डालने वाले हैं, तो आपको बताते हैं हम कैसे डालेंगे। मेरी मम्मी, मम्मा हाय बोल दो। हाय। हाय। मम्मी की हाय निकली हुई, इतना सारा कड़म है। मम्मी ने लिटरली कहा इसका अचार डाल लो, तो मम्मा मोटा मोटा कड़ में ये खाने वाला तो है नहीं। अच्छा इसका अचार ही डलेगा। अच्छा, तो अब इसका अचार देखो ना कितना बड़ा है, मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा बड़ा। तो मम्मा अचार आप डालोगे कैसे? बस अब इसको साफ करके और इसके डंडल वगैरह निकाल के बस इसको धोना अच्छे से, धो के तो धूप में सुखा देंगे। हाथ के साथ ही इसको करेंगे, चाकू के साथ तो होगा नहीं, ऐसे ऐसे करके फिर इसको धूप में सुखा के शाम को अचार डाल देंगे। तो बस पता लग गया कि कैसे डालना है और क्या डालना है। ये भी डलेंगे ना मोटे मोटे, ये भी टेस्टी होते हैं खाने में। ये देखना, इसको छीलना है, छीलने के बाद इसके भाई मैं अंदर आ गई, बाहर बहुत धूप है। तो मैं अंदर आने का एक रीज़न वो भी था कि मैं रिसेंटली अपने यूट्यूब के चैनल पे मतलब जो मेरे कुछ एक व्लॉग है, शादी वाला व्लॉग है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पर किसी दो बच्चों ने ऐसे कमेंट किया, आई डोंट नो कौन है, बट उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी, एक ने किया था कि दीदी आपके 10th में कितने % थे, एंड दूसरे ने किया था कि दीदी हम 10th की तैयारी कैसे करें। तो सिंस मुझे इससे कोई व्यूज़ नहीं लेने हैं कि ठीक है अब कोई पूछ रहा है तो बताना मेरा फ़र्ज़ है, बट हाँ 10th में कितनी % थी ये मैं एक डिफरेंट वीडियो बना सकती हूँ, मुझे कंटेंट मिल गया। बट हाँ आपको तैयारी कैसे करनी है मुझे नहीं पता कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। तो अगर मैं एक केस लेती हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं आता, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपकी 0% तैयारी और आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। और जहाँ तक मुझे पता है 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट बोर्ड के शायद 17 को और CBSE की 15 को, मेरी खुद की सिस्टर CBSE है बोर्ड, तो उसके 15 को एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, एंड स्टेट बोर्ड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके 17 को हो रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। तो अगर मैं अपनी आपको बात बताऊँ थोड़ा सा, अगर आपको मैं अपना केस बताऊँ, मेरे को लर्न करने में टाइम लगता है और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मतलब कुछ बच्चे कैची होते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है याद करने में। तो मैं सेकंड केस वालों में से थी जिसको टाइम लगता था लर्न करने के लिए, बट फिर भी मैं कवर कर लेती थी क्योंकि मुझ में सिटिंग पावर बहुत थी मेरी। तो ये उन बच्चों के लिए अगर जिनको 0 से स्टार्ट करना है, तो देखो अब तो वो टाइम नहीं रहा कि आप पूरी बुक्स को लर्न करेंगे या फिर पूरा कंटेंट याद करेंगे। बट आई वुड प्रेफर, अगर तो आप CBSE हैं तो आपके सैम्पल पेपर्स अच्छे पेपर्स मार्केट में हैं, आप सॉल्व पेपर लीजिए क्योंकि एक सॉल्व पेपर मेरे ख्याल से 15 सैम्पल पेपर्स होते हैं। तो आप वो 15 सैम्पल पेपर्स पढ़िए, क्योंकि अगर आप 15 सैम्पल पेपर्स करते हैं, ये सिर्फ CBSE वालों के लिए, अगर आप 15 सैम्पल पेपर्स करते हैं तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो होंगी क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें जो होंगी आपको नहीं भी आएंगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको आ भी जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि उसको एज अ पेपर ट्रीट करना है। पहले आपने खुद करना है, फिर ईमानदारी से पहले आप सारा का सारा खुद करिए, उसके बाद आप उसको चेक करिए क्योंकि वहाँ पर आंसर्स भी होते हैं। उसके बाद आप उसको चेक करिए और आप देखिए कि आपकी कहाँ पर आपकी वीकनेसेस है। फिर आप वो जो वीकनेसेस है एक पर्टिकुलर कॉपी ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो आप
करो उसको, मतलब उसको लर्न करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने साइंस का कुछ उठाया है, आप साइंस को वो लर्न कर लो, जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आए। मतलब 15 सैम्पल पेपर्स मुझे लगता है मोर देन इनफ होती है फॉर अ पर्सन जिसने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता यार कि जिसने मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना है। इस पॉइंट पे आके पूरे साल आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहती कि आपने सारा पढ़ा है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। आप क्लासेस अटेंड करते थे, आप स्कूल जाते थे, आप ट्यूशन्स पढ़ते थे, तो ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं आता, आपको आता है। बट ये होता है कि इस पॉइंट पे आके आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो थोड़ा सा लो हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि ये जो मेरा फ्रेंड है ये ज़्यादा कर पा रहा है और मुझसे नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको वो सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। प्लस जब आप वो सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मुझे यहाँ पर ये पॉइंट्स नहीं आते, मुझे ये वाले पॉइंट्स आते हैं, ये वाले पॉइंट्स को मुझे लर्न करना है, और ये वाले तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आते। आई वुड सजेस्ट कि जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते आप उनको भी फ़िलहाल छोड़ दो। अब वो उन चीज़ पर फोकस करो जो आपको अच्छे से आता है। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप देखो 10 दिन लगा लो, अगर आपके पास है, आज है 2 फरवरी और आज बसंत पंचमी भी है, अच्छा दिन है आज, अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं। और सेकंड, शायद ये किसी ने बोला होगा बेटा आपकी एक सिटिंग होनी चाहिए। सिटिंग इन द सेंस कि अगर आप रात को पढ़ते हैं तो रात को पढ़ने का मतलब है ये नहीं है कि आपने सुबह लेट उठना है। अगर सपोज़ आप रात को 12-1 बजे तक पढ़ रहे हैं तो सुबह आपको 7 बजे तो उठना ही उठना है। और अगर आप रात को नहीं पढ़ते तो सुबह 5 बजे एटलीस्ट आप उठ जाओ। अगर आप स्कूल जाते हैं तो 5 o'clock उठ जाओ। कोई भी स्कूल 7 बजे नहीं लग रहा है, सर्दियों का टाइम है, 8 बजे ही लगता है, तो 5 से लेकर 7 बजे तक आप पढ़ो, आप रिविजन करो। और मैक्सिमम अगर तो आप मॉर्निंग स्पैरो हैं तो आपको मॉर्निंग में उठ के मैथ्स निकालनी है साइंस के लिए, फिज़िक्स निकालनी है, मैथ्स निकालना है, फिजिक्स निकालनी है साइंस के लिए, और केमिस्ट्री, क्योंकि ये सॉल्विंग सब्जेक्ट्स हैं। और सुबह लर्न मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं कर सकती थी लर्न, मुझसे नहीं होता था सुबह लर्न, तो मैं मैथ्स निकालती थी। बेसिकली मैं मैथ्स ही करती थी, फिजिक्स करती थी, केमिस्ट्री करती थी। ये मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बट अगर आप लर्न कर सकते हैं तो आप SST लर्न करिए सुबह उठ के, बायो लर्न करिए आप, क्योंकि वो लर्निंग सब्जेक्ट्स और हैवी मतलब हैवी है। ठीक है, ये तो हो गया सुबह के बच्चों के लिए जो सुबह उठते हैं। अगर आप रात में पढ़ते हैं तो कीप इन माइंड हर रोज़ 1 से 2 टॉपिक या 1 से 2 चैप्टर आप क्लियर करें। उससे क्या होगा, आपकी साइड बाय साइड रिवीजन होगी और वो जो सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हैं वो भी आपको हेल्पफुल होंगे। अब ये तो था CBSE बच्चों के लिए। अब स्टेट बोर्ड वालों को भी सेम चीज़ फॉलो करनी है। बट CBSE और स्टेट बोर्ड में फ़र्क क्या है, मैं स्टेट बोर्ड की हूँ, मैंने स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं। अब उनमें फ़र्क क्या होता है कि CBSE के जो होते हैं मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उनको थोड़ा सा लेंथ का इतना इशू नहीं होता। बट स्टेट बोर्ड वालों को बहुत इशू होता है लेंथ का, उनको लेंथ बनानी पड़ती है। तो आपके लिए ये प्रेफरेंस रहेगी कि जो भी आप लर्न करते हैं आप वो लिख कर देखिए, मतलब रट्टे मत मारो, मिल जाएगा कोई ना कोई क्विक नोट्स मिल जाते हैं, आप वहाँ से करो, सारी की सारी रिविजन करो, आप मोटे मोटे पॉइंट्स नोट डाउन करो एंड उसका फिर एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और मुझे ये करने ही करने। आपकी जो गाइड्स होती हैं उस पर लिखा रहता है कि ये इस ईयर में आया था क्वेश्चन, ये वाला इस ईयर में आया था। ये CBSE में भी होता है और स्टेट बोर्ड में भी होता है। और अपनी लेंथ मेंटेन करो, बकवास मत मारना पेपर में, मतलब कुछ भी ऐसा मत लिखो जो टीचर को गुस्सा दिलाए और आपके नंबर कट जाए। थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट ये होती है ना पेपरों की, वो मतलब अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग गंदी है, आपको आता जा रहा है, हैंड राइटिंग गंदी है तो टीचर इरिटेट हो जाए। मुझे अभी तक याद है कि मेरे एक टीचर होते थे 10th में, वो मुझे कहते थे कि ट्रीट योर टीचर एज अ लेमैन। लेमैन का मतलब होता है नालायक, जिसको कुछ नहीं आता। अपने टीचर को वैसा ट्रीट करो, मतलब ऐसे नहीं कि उनको नीचा दिखाना है, मतलब ऐसे ट्रीट करो जब आप उनको एग्जाम दे रहे हो तो वैसे ही ट्रीट करो कि वो लेमैन है। लेमैन से मतलब है कि आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। जो भी आप लिखते हो, आपके वो जो लिखा है आपने उसका तुक बनना चाहिए, मतलब जो भी आप लिख रहे हो वो एक्सप्लेन करो अच्छे से। फॉर एग्जांपल आपको नेशनलिज्म इन इंडिया का एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन सत्याग्रह मूवमेंट, तो आपने सत्याग्रह को नहीं ऐसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देना कि ये ऐसे हुआ, वहाँ पर हुआ, वहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले ये बताओ सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्याग्रह को किसने इस मूवमेंट को बनाया, कौन इसका करता धरता था। थोड़ा सा जिसने बनाया, जैसे महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि वो कौन थे। आपको नहीं कोई बोल रहा कि आप उनका बर्थ डेट डालो या उनका डेथ डेट डालो, बट आप ये बता सकते हो कि हाँ महात्मा गांधी ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने जो भी जैसा भी है, जो भी उनका कंटेंट है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद आप शुरू करो कि सत्याग्रह मूवमेंट था क्या, क्यों हुआ, और जो भी आपसे क्वेश्चन में तो पहले उसको डिफाइन करो। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली आंसर पूछा गया है वो करो। उससे आपकी लेंथ भी मेंटेन होती है और आपको एक एक्यूरेसी भी मिलती है अपने एग्जाम्स करने के लिए।
तो दैट्स ऑल कि मैं इतना ही बता सकती हूँ आपको फ़िलहाल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों की तैयारी एट द एंड, फिर से मैं बता सकती हूँ कि एट द एंड आपकी तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना बैठ के पढ़ते हो। बाकी एक और सजेशन बच्चों के लिए जो मैं ये देती हूँ कि भाई इस टाइम जो है ना, ये जो टाइम है फ़ोन से दूर रहो, पर मेरे ब्लॉग्स ज़रूर देखो। मतलब ये नहीं मैं कह रही कि फ़ोन से दूर रहने का मतलब है जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस है उसको कट करो। आई नो कि बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं अभी आपको देखनी है एंड बहुत आपका मन है अभी देखने को, बट वो सारी आप पेपर्स के बाद देख सकते हो, है ना। तो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को कम रखो, अच्छे से उठो, खाओ पियो, अपनी मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो एंड और घर वालों की कहा मानो, बात मानो घर वालों की, क्योंकि इस टाइम दुआ भी बड़ी मैटर करती है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि भाई पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत मैटर करती है, अपनी टीचर की ब्लेसिंग्स बहुत मैटर करती है। तो अभी आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर तो बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन्स, तो अभी ट्यूशन्स अगर आप जा रहे हो तो ट्यूशन्स का स्पैन आप 3 आवर्स से ऊपर मत रखो, 3 आवर्स के अंदर अंदर थोड़ा कम ही रखो, उससे आप वापस आ जाओ घर एंड घर में बैठ के भी 4, 5, 6 घंटे पढ़ो और प्रॉपर सिटिंग करो, अच्छे से हो जाएगा एग्ज़ाम यार। मतलब कोई भी इतना नालायक नहीं होता कि बड़ा गया गुजरा होगा कोई जिसने पूरे साल कुछ भी नहीं किया तो वो फेल हो, बाकी फेल होने वाला कोई बच्चा नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और फिर आप क्या रिफ्लेक्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम में। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल द 10th एंड 12th। सेम चीज़ है 12th वालों के लिए भी। तो भाई अब मैं इतनी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करके बाहर आई हूँ तो मम्मी ने ये तो सारा ऐसे छील दिया है, पहले भी अचार, बट बड़ी देर बाद अब हमारे घर में डलने वाला है। तो यस ये डल रहा है, देखते रहो भाई। ऐसे क्या मम्मा? मैं ऐसे कैसे डल जाएगा, ये कितने सख्त है, ये छीले भी नहीं आ रहे। मेहनत का फल अचार ही होता है। हाँ, अचार होता है। मेहनत का फल मीठा होता है या अचार होता है? ये यहाँ पर तो खट्टा मीठा है। तू भी वो हो गई, कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है, बच्चे लिखते हैं भैंस को बाप बनाना पड़ता है। क्या मैं नहीं ये बताऊंगी क्या किसने कंटेंट दिया। मैं ना एक पेपर देख रही थी, मतलब किसी ने किया था तो उसको क्वेश्चन पेपर में आया था, ऐसे हमारे पास में ही रहते हैं तो उसको क्वेश्चन पेपर में आया था कि कभी कभी डैश को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये मुहावरा ना हमने पढ़ा है कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने उससे पूछा कि तू क्या लिख के आया है, बोलता भैंस को भी बाप बनाना पड़ता है। वही हिसाब आ गया, मतलब तेरा भी कभी मीठा फल है, क्या बोल रही थी? नहीं मेरा कहने का मतलब था कि अचार डाल रहे हो ना तो अचार का फल खट्टा ही होता है। वही हिसाब आ गया गधे वाला। क्या कंटेंट मिला, वाह आज तो अच्छा ही ब्लॉग बन रहा है। तो भाई मम्मा ने सारे का सारा कड़म काट लिया है, मम्मी इसको अच्छे से धो रही है, ये देखो। फिर इसको हम छत पे डाल देंगे कपड़े के ऊपर, ठीक है? The next day. तो भाई ये व्लॉग का नेक्स्ट डे है एंड हाँ व्लॉग का नेक्स्ट डे इसलिए क्योंकि सेम डे अचार नहीं डाला जा सकता ना, तो कल मैंने रिकॉर्ड नहीं किया इस चीज़ को, बट हाँ हमने कल छत से अब नीचे लेके आ गए थे जो हमने कड़म सुखाने के लिए रखा था, अब हम उसको मसाले में डालेंगे। तो अभी दिखाती हूँ कौन कौन सा मसाला है। राय और राय राई तो ये रही राई, ये ले सरसों, ये आगे सरसों, इसका जो टेस्ट होगा वो इसी के साथ अच्छा होगा, तो देखते जाओ। तो ये क्या डाला मम्मी आपने इसमें? इसमें डाला हल्दी, हाँ मिर्ची और राई। राई, हाँ, अच्छा राई जो अभी तूने पीसी है, राया मोड़ बोल रही थी। यार और सरसों, ठीक है, नमक, बस बस ये हो गया पड़े। तैयार। बस अब इसको पत्ते को डालना मैंने उसमें तेल में, और तेल डाल दिया उसमें, ये देख ये बन गई खीर। अच्छा ये खीर को खा ले तो वाह वाह वाह, उसको नज़ारे बच जाए। ये अब डालेंगे तेल में, ये देख ऐसे ही जाएगा ये। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if ये सारा का सारा इस डब्बे में फिट कर दिया है। अभी ये खाने के लिए नहीं है क्योंकि अभी इसको धूप लगेगी, ऐसा मम्मी का कहना है। और अब मम्मी का कहना ये कि 10 दिन के बाद प्रिपेयर होगा। तो ये रहा अचार, हमारी रेसिपी। वैसे ये कॉमन है,
मतलब जम्मू में तो बड़ा ऐसे कॉमन सा अचार है ये, तो खाती हैं सब। अब कुछ नहीं, इसको हमने धूप में रखना है ताकि जब इसका पानी निकल जाएगा उसके बाद ये जो अचार अभी ऐसे थोड़ा सा ऐसे हार्ड है ना, फिर सॉफ्ट हो जाएगा ये। तो भाई इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड। आपको आई होप आपको अच्छा लगा वो ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर नहीं लगा तब भी आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल पर एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और हाँ, जब ये अचार रेडी हो जाएगा ना 10 दिन के बाद, तो आई होप कोई एक ऐसा ब्लॉग आएगा तो मैं उसमें आपको बता दूँगी ये अचार कैसा बना था, उसका टेस्ट रिव्यू दे दूँगी। And till then, stay tuned for more videos like these. Bye. Run my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah, these days I don't worry about much. I think we should.